Hello students, today I will start my next lecture from the chapter Basic Accounting Terms. In this lecture I will explain various accounting terms related to the accounting. So let's start the topic. So first basic accounting term is receipt. Receipt का मीनिंग क्या होता है? प्राप्तियाँ. तो एक बिज़नेस फर्म को ऐसी बहुत सारी रिसिप्ट्स मिलती हैं अपनी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू. तो रिसीप्ट इज़ अ अमाउंट. रिसीप्ट इज़ एक ऐसी राशि है जो रिसीव होती है, रिसीव होने वाली होती है. कौन सी ट्रांजेक्शन्स के थ्रू? गुड्स को और एसेट्स को सेल करने पर या सर्विसेज को प्रोवाइड करने पर जो अमाउंट हमें रिसीव होती है उसे क्या बोला जाता है? रिसीप्ट. रिसीप्ट्स को आप दो टाइप से डिवाइड कर सकते हो. दो टाइप की रिसीप्ट्स होती हैं. एक होती है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और दूसरी कौन सी होती है? कैपिटल रिसीप्ट. तो हम जो भी जितनी भी रिसीप्ट्स होती है एक बिजनेस फर्म को जितनी भी अमाउंट्स मिलती हैं या प्राप्त होती हैं उन अमाउंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट रिसीप्ट इज़ रेवेन्यू रिसीप्ट एंड अदर इज़ कैपिटल रिसीप्ट. तो व्हाट इज़ रेवेन्यू रिसीप्ट? It is the amount received or receivable in the normal course of business activity, say against sale of goods or rendering services. अब रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होता है? हम रिसीप्ट्स जितनी भी एक बिजनेस फर्म को ऐसी बहुत सारी अमाउंट होती है जो उसे रिसीव होती है. तो वो अमाउंट किस किस प्रोसेस के थ्रू रिसीव होती है? अगर वो कोई गुड्स को अपनी जो भी गुड्स प्रोड्यूस कर रही है उन गुड्स को सेल करने पर उसे बहुत सारी अमाउंट रिसीव होती है. वो क्या कहलाएगी? आपकी रिसीप्ट. कोई एसेट है, कोई एसेट सेल कर रही है तो उस एसेट को सेल करने पर जो अमाउंट मिल रही है वो भी क्या है? उसके लिए रिसीव. कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, अगर सर्विस रिलेटेड कोई आपकी बिजनेस फर्म है जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के थ्रू जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो क्या कहलाएगी? आपकी रिसीप्ट. तो जो भी रिसीप्ट हो रही है वो दो टाइप की होती है. एक तो होती है रेवेन्यू रिसीप्ट, एक होती है कैपिटल रिसीप्ट. तो पहली जो रिसीप्ट है वो कौन सी है? रेवेन्यू रिसीप्ट. तो रेवेन्यू रिसीप्ट आप उस रिसीप्ट को बोल सकते हो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ से हमें जितनी भी अमाउंट रिसीव होती है तो वो किस टाइप की रिसीप्ट होती है? रेवेन्यू रिसीप्ट. इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, से अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. ये कौन सी अमाउंट है? इज द अमाउंट. ये एक ऐसी अमाउंट है जो रिसीव हो गई है या रिसीव होने वाली है. अब कोई भी रिसीप्ट हम उसको अगर वो कैश में रिसीव हो जाती है तो हम उसको रिसीव नहीं बोलेंगे. मीन्स अगर वो कैश में नहीं भी रिसीव हुई या रिसीव होने वाली है तो उसको भी हम रेवेन्यू रिसीप्ट में काउंट करेंगे. अब रेवेन्यू रिसीप्ट होती क्या है? तो ऐसी रिसीप्ट्स जो बिज़नेस को डेली चलाने में, बिज़नेस की डे टू डे एक्टिविटी या रेकरिंग नेचर की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन एक्टिविटीज़ से एक बिज़नेस फर्म जितना भी अर्न करती है या जितनी भी अमाउंट रिसीव करती है तो वो किस टाइप की रिसीप्ट होती हैं? रेवेन्यू रिसीप्ट्स. अब गुड्स, अब जैसे ये है एक बिजनेस फर्म है, गुड्स को तो डेली सेल करती है ना, उसका मेन क्या काम है? उसको सेल करना. और सेल के थ्रू जो भी उसको अर्निंग होती है वो कहाँ क्या कहलाएगी? रेवेन्यू रिसीप्ट. तो सेल ऑफ गुड्स या फिर इन्वेस्टमेंट है. कोई बिजनेस फर्म्स कई जगह दूसरी जगहों पे भी इन्वेस्टमेंट करके रखती हैं. इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि किसी बिजनेस फर्म ने किसी और बिजनेस पे पैसा लगाया हुआ, तो वो क्या कहलाती है? आपकी इन्वेस्टमेंट. और उस फर्दर इन्वेस्टमेंट पे अगर हमें कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये किस टाइप की रिसीप्ट होगी? रेवेन्यू रिसीप्ट. क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 1,00,000 रुपये. मान लो हमने 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट करी हुई किसी दूसरे बिजनेस में और उस 1,00,000 पे हर साल 10,000 का प्रॉफिट होता है या 10,000 हम पे मिलता ही है. अर्निंग हमें इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट मिलती है. तो उस इंटरेस्ट को क्या कहा जाएगा? रेवेन्यू रिसीप्ट, बिकॉज ऑफ इट्स रेकरिंग नेचर. क्लियर? तो रेवेन्यू रिसीप्ट इज द रिसीव्ड विच इज रिलेटेड टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और we called it recurring nature transactions which through which we receive amount is called revenue receipt. The second is capital receipt. It is the amount received or receivable against transaction which are not in revenue in nature. अब ये एक ऐसी अमाउंट है
कैपिटल रिसीप्ट्स, it is the amount received or receivable against transaction which are not in revenue in nature। ये ऐसी अमाउंट जो रेवेन्यू नेचर की अमाउंट से, या फिर आप बोल सकते हो ऐसी रिसीप्ट्स जो डे टू डे एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटी से रिसीव नहीं होती, बल्कि कभी कभार हमें किसी और ट्रांजेक्शन से रिसीव होती हैं। वो किस टाइप की रिसीप्ट्स होती हैं? कैपिटल रिसीप्ट। जैसे आप बोल सकते हो सेल ऑफ मशीनरी को सेल करने पर जो भी अमाउंट हमें रिसीव होती है वो कौन सी टाइप की रिसीप्ट होती है? कैपिटल रिसीप्ट। किसी फर्नीचर को सेल करने पर जो भी रिसीप्ट हुई है वो किस टाइप की रिसीप्ट हुई है? कैपिटल रिसीप्ट। तो आप बोल सकते हो इट इज़ द अमाउंट रिसीव और रिसीवेबल अगेंस्ट ट्रांजेक्शन विच आर, ऐसी ट्रांजेक्शन से जो भी रिसीप्ट होती है जो कि रेक्यूरिंग नेचर की नहीं होती है, रेवेन्यू नेचर की नहीं होती है, वो किसमें काउंट की जाती हैं? कैपिटल रिसीप्ट्स में। और ये ऐसी रिसीप्ट्स होती हैं जो हम बिज़नेस को डे टू डे या जो भी रोज़मर्रा की बिज़नेस की एक्टिविटीज़ उनसे वो चीज़ें, उन चीज़ों से जो भी हमें रिसीप्ट्स होती हैं वो कैपिटल रिसीप्ट्स में इंक्लूड नहीं होती। इसलिए इसको बोला गया है कि ऐसी ट्रांजैक्शन जो रेवेन्यू नेचर की है वो कैपिटल रिसीप्ट्स में इंक्लूड नहीं करती हैं। जैसे सेल ऑफ मशीनरी, किसी मशीनरी को सेल करने पर जो भी हमें अमाउंट मिलती है वो किस टाइप की रिसीप्ट मानी जाती है? कैपिटल रिसीप्ट। या फर्नीचर को सेल करने पर जो भी रिसीप्ट्स होती है वो कौन सी टाइप की रिसीप्ट्स होती है? कैपिटल रिसीप्ट। एंड नेक्स्ट बेसिक टर्म इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मीनिंग होता है खर्चा। तो एक बिजनेस फर्म को ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो वो करती है। तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड्स और सर्विसेज। एक एक्सपेंडिचर एक ऐसी राशि है, एक ऐसी अमाउंट है जो हम किसी भी एसेट को खरीदते टाइम, किसी गुड्स को खरीदते टाइम या किसी सर्विस को लेते समय पे करते हैं या खर्च करते हैं। एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा। तो एक खर्चा क्या चीज़ है? खर्चा एक ऐसी राशि है जो हम किसी एसेट को, किसी संपत्ति को, किसी सामान को या किसी सर्विस को लेने के बाद पेमेंट करते हैं। तो वो क्या कहलाती है? हमारी एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर को दो टाइप से में बांटा जाए तो कोई भी आप अगर एक बिजनेस फर्म को ऐसी बहुत सारी एसेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, या गुड्स हो गया, जो भी सामान वो परचेज़ करे, रॉ मटेरियल हो गया, या कुछ सर्विस ले रही है उसके बदले वो कुछ पेमेंट कर रही है, तो उसके लिए जो जो खर्चा वो कर रही है वो सब चीज़ें क्या कहलाएंगी? एक्सपेंडिचर। उन चीज़ों को एक्वायर करने में जो भी एक्सपेंडिचर होगा, जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। जो भी अमाउंट आप पे करोगे उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। तो एक्सपेंडिचर हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड थर्ड इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जैसे आपके रिसीप्ट्स के 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसीप्ट, उसी तरह खर्चों के भी 2 टाइप्स होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों टर्म से तो आपको समझ ही आ गया कि रेवेन्यू में क्या होता है। रिसीप्ट्स में तो हम रिसीव कर रहे होते हैं, लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी तो हम उसको पे कर रहे होंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात आएगी तो हम उसे क्या कर रहे होंगे? पे। तीसरा है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी एक टाइप का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इनको कई सालों तक राइट ऑफ, और डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फर्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज़ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर एसेट्स और इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट्स। ये एक ऐसा खर्चा है जो कब किया जाता है? किसी भी एसेट को एक्वायर करते टाइम या उस एसेट की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। जैसे एक फर्म है, एक फर्म को अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, तो उस मशीनरी को परचेज़ करने के लिए वो जितनी भी पेमेंट करेगी वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक फर्म को अपने प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए कोई मशीनरी खरीदें। आप मान लो, हम ये मान के चलते हैं जैसे कि एक फर्म है, फर्म के प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए उसे एक ऐसी मशीन की ज़रूरत है जो उसकी पैकिंग कर सके। तो पैकिंग करने के लिए उसे उस मशीनरी को ख़रीदने के लिए वो जो भी पेमेंट करेगी वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर नाउ। और वही मशीन अगर थोड़े दिन बाद कुछ उसमें ख़राबी आ जाती है, जो भी मशीन ख़रीदी गई है पैकेजिंग के लिए, अगर थोड़े दिन बाद उस मशीन में कुछ भी ख़राबी आ जाती है, उस ख़राबी को ठीक करने के लिए अगर एक फर्म कुछ भी एक्स्ट्रा पे कर रही है तो वो भी किस टाइप का खर्चा होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई बिल्डिंग मान के चलते हैं हम, कोई बिल्डिंग है,
बिल्डिंग में कार पार्किंग के लिए शेड बनाया गया है, लेकिन शेड बनाया गया तो शेड बनाने के लिए जितनी भी पेमेंट हुई है वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिल्डिंग पे खर्च किया गया है, बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा है ना, बिल्डिंग का ही शेड बना है, तो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा, बिल्डिंग क्या है? एक एसेट है, तो उस एसेट की पे एक शेड बनाने के लिए खर्चा किया गया, तो खर्च किस टाइप का खर्चा होगा? वो कैपिटल टाइप का, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में काउंट होगा। क्लियर? कोई मशीनरी अगर हम परचेज करें तो उसको पेमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। अगर उस मशीनरी को थोड़ा सा रिपेयर कराने के लिए अगर खर्चा कर रहे हैं या कुछ उसमें इम्प्रूव करवाने के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, उस एग्जिस्टिंग पुरानी मशीनरी को, एग्जिस्टिंग एसेट में कुछ पुरानी एसेट को ठीक कराने में, तो भी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो टेंजिबल एसेट्स के लिए भी हो सकता है और इनटेंजिबल एसेट्स के लिए भी हो सकता है। अब टेंजिबल एसेट मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है इन प्रीवियस लेक्चर कि टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और इनटेंजिबल कौन सी होती हैं? जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं। जैसे टेंजिबल कौन सी? जैसे कोई फर्नीचर हो गया जिसे देख भी सकते हैं, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी होगी, क्या टेंजिबल्स हैं। और इनटेंजिबल कौन सी होगी? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया या कोई गुडविल हो गई, कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट, ये क्या हो गए? इनटेंजिबल एसेट्स। तो जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो दोनों टाइप की एसेट्स में खर्च किया जाता है या पे किया जाता है। तो इट मे बी इंकर टू एक्वायर टेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट को एक्वायर करने में भी पे किया जा सकता है और इनटेंजिबल एसेट्स को भी। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ मशीनरी को खरीदा है तो उसमें जो पेमेंट गई वो कौन सी एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन सेकंड इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मीनिंग होता है आय, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे जो रेवेन्यू नेचर के हैं, कौन से होते हैं वो? द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। जितने भी रेवेन्यू टाइप के एक्सपेंडिचर, मतलब कि रेवेन्यू से रिलेटेड, ये रेवेन्यू टाइप के जितने भी खर्चे किए जाते हैं, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, ऐसी ट्रांजेक्शन जो रेवेन्यू नेचर, रेकरिंग नेचर की हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम जितना भी खर्चा कर रहे हैं और उनका बेनिफिट हम एक लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड तक यूज़ करेंगे, मीन्स जिसका बेनिफिट, जिसका फ़ायदा हमें पूरे अकाउंटिंग पीरियड में मिलता रहेगा, तो वो किस टाइप के खर्चे होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैंने अगर कोई खर्चा किया है, फॉर एग्जांपल एक फर्म है, फर्म में बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो एक फर्म अपने वर्कर्स को सैलरी भी देती, एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी देती है और वर्कर्स को वेजेस भी देती है, तो वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर हो गया? रेवेन्यू नेचर, क्योंकि वो एक फर्म को देना ही पड़ेगा, रेकरिंग नेचर का है, जो उसे, क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो हर महीने ही रहेंगे, हर पूरे साल ही रहेंगे, तो वो उनकी एक रेकरिंग टाइप का नेचर बन गया जो उन्हें पे करना ही है। तो इस टाइप के पेमेंट के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो किस टाइप का एक्सपेंडिचर होता है? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। दिस एक्सपेंडिचर आर इंकर्ड फॉर डे टू डे वर्किंग ऑफ बिजनेस। वही सेम चीज़ है कि जो भी डे टू डे वर्किंग होती है एक बिज़नेस में, डेली जो भी वर्किंग होती है, उन वर्किंग को कंप्लीट करने के लिए हम जो भी पे करते हैं वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ शो किया जाता है? इट इज़ डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड दिखाया जाता है? डेबिट साइड। और प्रॉफिट एंड लॉस की भी कौन सी साइड दिखाई? ये दोनों ही अलग अलग अकाउंट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से। क्लियर? तो इनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो किया जाता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन, अब डेफर्ड रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू वर्ड आ रहा है, ये रेवेन्यू नेचर के ही है, बट इनको कई सालों तक राइट ऑफ करने की वजह से इनको एक अलग कैटेगरी में शो किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड।
डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, रेवेन्यू टाइप का ही खर्चा है, बट इसका नेचर इस टाइप का है कि इसे कई अकाउंटिंग पीरियड या कई सालों तक राइट ऑफ किया जाता है, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड तक इसे राइट ऑफ किया जाता है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड, इस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। फिक्टिशियस एसेट्स, इस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं क्योंकि एक्सपेंडिचर है। जो जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट है, अगर एडवर्टाइजमेंट पर थोड़ा सा खर्चा किया गया है, मान लीजिए आपने 10,000 एक ऐड के लिए दिया है, तो वो इतना काउंट नहीं किया जाएगा, वो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में पे किया जा सकता है। लेकिन अगर उसी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने 2 लाख पेमेंट करी है, ठीक है, 2 लाख पेमेंट करिए, तो उस 2 लाख को हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट करके उसको से या ये 2 लाख के खर्चे को हम एक साल में बियर नहीं कर सकते। 10,000 को तो बियर किया जा सकता है। अगर एक एडवर्टाइजमेंट पे 10,000 पेमेंट हो रही है तो 10,000 को हम एक ही अकाउंटिंग ईयर में पे कर सकते हैं। लेकिन अगर वही 2 लाख अमाउंट पे की जाए तो इसको मोर देन अकाउंटिंग पीरियड में शो किया जाएगा। तो अगर वही है एडवर्टाइजमेंट में अगर 10,000 पे हो रहा है तो हम उसे 1 ईयर में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मोर देन 2 लाख की अमाउंट है तो इसे हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में नहीं करें, तो इसे मोर देन अकाउंटिंग पीरियड में एडजस्ट किया जाता है या राइट ऑफ किया जाता है। तो इस टाइप के खर्चे क्या कहलाते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? राइट ऑफ का मीनिंग ये है कि अगर ये 2 लाख की अमाउंट है तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि हमें 4 सालों तक इसे राइट ऑफ करना है, तो मीन्स 50,000 हम हर साल इस प्रॉफिट एंड लॉस में 50,000 की अमाउंट हर साल राइट ऑफ की जाएगी ताकि इस एक्सपेंडिचर को एडजस्ट किया जा सके। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेंस। एक्सपेंस भी एक तरीके का व्यय बोल सकते हो आप। एक्सपेंस क्या होता है? व्यय। एक्सपेंस इज द कॉस्ट, expense is the cost incurred for generating revenue। एक्सपेंस एक ऐसी कॉस्ट है कि ऐसी लागत है फॉर ये रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए की जाती है। अब जैसे मैंने बात करी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब भी आप बनाएंगे तो उसमें 2 साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड, दूसरी होती है क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड हम अपने एक्सपेंसेस को शो करते हैं और क्रेडिट साइड क्या शो करते हैं? जैसे ये है, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। आगे अभी आप फर्दर पढ़ेंगे इसको। ये होती है इसकी डेबिट साइड। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आप बोल सकते हो इस फॉर्म में रहता है ये पर्टिकुलर एंड अमाउंट। तो ये जो ये साइड होती है जिसको बोला जाता है डेबिट साइड, इस साइड हम क्या लिखते हैं? सारे अपने एक्सपेंसेस, ठीक है। खर्चे ही होते हैं ये एक तरीके के, या व्यय बोल सकते हो आप। और इस साइड हम क्या लिखते हैं? सारे अपने रेवेन्यू, ठीक है। मीन्स हमें किस चीज़ से रेवेन्यू नेचर, मैंने यहाँ पे एक बात करी है ना, मैंने आपको बताया था कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू नेचर की टर्म्स आती हैं क्रेडिट साइड, और एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है, डेबिट साइड। तो ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे ही होते हैं जो एक फर्म डे टू डे एक्टिविटीज़ में कुछ खर्चा करती होती है, तो ये एक्सपेंस कहलाते हैं। तो क्या होता है एक्सपेंस? एक्सपेंस इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को क्रिएट करने के लिए जो भी खर्च किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? एक्सपेंस। अब जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में भी जैसे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया है, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो गुड्स बनाएंगे ना, बेचेंगे, और गुड्स को बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मेरा फर्नीचर का बिज़नेस है, फर्नीचर को बनाने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? लकड़ियों की, टिम्बर की। बिना टिम्बर के तो वो फर्नीचर बन नहीं पाएगा। तो एक फर्म को उस टिम्बर को खरीदने के लिए, उसको खरीदने के लिए जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ठीक है,
या उस टिम्बर को पे करने खरीदने के लिए जो भी परचेज करेगी, जो भी खर्चा करेगी, वो क्या कहलाएगी? एक्सपेंस। तो इस वजह से इसको बोला जाता है एक्सपेंस इज द कॉस्ट। एक्सपेंस एक ऐसी लागत है जो इंकर्ड होती है, जो की जाती है किसी भी रेवेन्यू को जनरेट करने में। अब जब हम परचेज करेंगे तभी तो सेल हो पाएगी, क्योंकि अगर मैं फर्नीचर ही नहीं बनाऊंगी या फिर लकड़ियों को खरीदूंगी नहीं, तब तक फर्नीचर बनेगा ही नहीं और ना ही वो सेल होगा। तो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो क्या कहलाता है? एक्सपेंस। क्लियर? इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब ये एक चीज़ और, जो भी एक एक्सपेंस होता है वो वन अकाउंटिंग पीरियड में ही ख़त्म हो जाता है, अगले साल या अगले अकाउंटिंग पीरियड में उसे कैरी नहीं किया जाता है। कि जो भी एक्सपेंस होते हैं वो एक साल के लिए ही किए जाते हैं, उसके अगले साल उसे कैरी नहीं किया जाता है। तो इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। जैसे सैलरी हो गया, सैलरी अब क्या, हम जो भी अकाउंट बनाए जाते हैं वो वन अकाउंटिंग पीरियड के बनाए जाते हैं। तो सैलरी हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन जो भी परचेज़ किया है, किसी भी गुड्स को सेल करने के लिए हमने जो भी गुड्स परचेज़ करी हैं उसमें जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस करें तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? हमारी एक्सपेंस। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे। तो इट इज़ द वैल्यू विच हैज़ एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द, ये एक ऐसी वैल्यू है जो एक ही अकाउंटिंग पीरियड में ख़त्म हो जाती है, उसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में कैरी नहीं किया जाता। जैसे सैलरी है, सैलरी आप एक ही साल में उसे दिखाओगे, ये नहीं है कि आप उसे अगले साल भी कैरी करोगे, उस अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी उसे शो करोगे। नेक्स्ट इज, हाँ, एक्सपेंस इज चार्ज टू ट्रेडिंग। और एक्सपेंस को दिखाया कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। कौन सी साइड? डेबिट साइड। ठीक है, हम इसे कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में और प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। देन है एक्सपेंस को भी फर्दर आप पढ़ोगे, आप प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस भी आप नॉर्मल एक्सपेंसेस भी करोगे और ऐसे खर्चे भी करोगे जो एडवांस में। जैसे कई बार क्या होता है, हमने कुछ एडवांस कर दिया कि हम आगे नहीं दे पाएंगे, हम अभी दे देते हैं, तो इट इज़ एन एक्सपेंस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस। तो ऐसे खर्चे जो हम एडवांस में ही अगले साल के भी हमने इसी साल पे कर दिए हैं, तो वो किस टाइप के खर्चे होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसी तरह आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग खर्चे कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है आदत, बकाया। क्या मीनिंग होता है इसका? बकाया। तो आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ऐसे खर्चे जो अभी बकाया। इट इज़ द एक्सपेंस दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। अब कई ऐसे एक्सपेंस होते हैं, हमने लिख तो दिया लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। हमने प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड तो शो कर दिया लेकिन हमने उसको अभी तक पे नहीं किया, तो वो किस टाइप के खर्चे होंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इनकम। नेक्स्ट बेसिक टर्म इज इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। इनकम क्या चीज़ है? जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड में एक फर्म को जितना भी प्रॉफिट होता है वो क्या कहलाता है? आपका इनकम। जैसे मैंने बताया अभी, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में इस साइड एक्सपेंस होते हैं, इस साइड रेवेन्यू होते हैं। और अगर रेवेन्यू में से मैं सारे जितना भी प्रॉफिट हुआ है, जितने भी रिसीप्ट्स हुई हैं, उन रिसीप्ट से, उन रेवेन्यू में से मैं अगर खर्चे को माइनस कर दूं तो जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? इनकम। वो क्या कहलाएगा? आपका इनकम। ये है आपकी रेवेन्यू साइड, ये है एक्सपेंस साइड। ठीक है, तो इनकम कैसे जनरेट होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाए तो जो भी अमाउंट डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा? हमारा इनकम। तो इनकम इज द डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? इनकम। या एक तरीके से आप बोलते हो एक अकाउंटिंग पीरियड में एक फर्म जितना भी प्रॉफिट गेन करती है, जितना भी नेट प्रॉफिट गेन करती है, वो क्या कहलाती है? इनकम। चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू हो, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू हो। ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपके रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस आते हैं। तो ट्रेडिंग में तो आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो और इसमें क्या करते हो? नेट प्रॉफिट। तो ये आपकी क्या है? ये दोनों ही क्या है? आपकी इनकम। ठीक है,
तो ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, जितने भी रेवेन्यूज़ होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के रेवेन्यूज़ में से जब एक्सपेंसेस को करते हो तब ग्रॉस प्रॉफिट क्रिएट होता है, वो ग्रॉस प्रॉफिट ही इनकम होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करते हो तो वो भी क्या होता है, आपका इनकम होती है। क्लियर? आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस basic accounting terms. Next basic accounting terms I explain in next class. Till then, bye. Thank you.